चलिए, देखिए आप लोगों को कल बताया था कि जो अर्थशास्त्र के जनक है वो एडम स्मिथ है। आप लोगों को सबको वॉइस मिल रहा है? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि एडम स्मिथ क्या है, अर्थशास्त्र के जनक है। देखिए, एडम स्मिथ से पहले भी आर्थिक क्रियाएं इस धरती पर चल रहा था या विश्व में चल रहा था, लेकिन एडम स्मिथ ने सबसे पहले एक व्यवस्थित जो एक्टिविटीज होता है उसके बारे में बताया था। किसने बताया था? एडम स्मिथ। यानी फादर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट या फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है इनको, एडम स्मिथ। देखिए भारत में भी जो, देखिए इनका मेन कॉन्सेप्ट था फ्री ट्रेड की कॉन्सेप्ट था, मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट। क्या इसका कॉन्सेप्ट था? मुक्त व्यापार का। ठीक है, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि खरीदने वाले और बेचने वाले को मुक्त छोड़ दिया जाए। उसमें बेचने वाले कितने भी हो सकते हैं और खरीदने वाले कितने भी हो सकते हैं। इनका मतलब, कहने का मतलब आता है मार्केट ओपन होना चाहिए। और मार्केट कैसे होना चाहिए? कम्पेटिटिव होना चाहिए, यानी प्रतियोगी बाजार होना चाहिए, जहां पर बेचने वाले भी अपना बार्गेनिंग करें और जो खरीदने वाले भी अपना बार्गेनिंग कर सके। और एकदम क्या है, फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करता था, तो राजा महाराजा का जो सीमा होता था, तो सीमा पार करते ही क्या है, दूसरे जो राज्य लग जाता था तो उसमें फिर टैक्स देना पड़ता था। या मान लेते कोई राजा दूसरे राजा से अगर दुश्मनी है, तो अगर जिस राजा के वहां का व्यापारी अगर दुश्मन देश में अगर पहुंच जाते थे, तो उस व्यापारी के क्या था, सामान को छीन लेते थे, बेचने नहीं देते थे। ये बहुत सारे इनका एक्टिविटीज ऐसे होते थे। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले बताया कि ये जो व्यापार होगा, यानी जो ट्रेड होगा, वो क्या था, मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसमें ना तो कोई राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, ना तो क्या है, सीमा का हस्तक्षेप होना चाहिए। ना कोई सीमा होना चाहिए, ना कोई यानी रोक टोक करने वाला, यानी बाधा रहित व्यापार होना चाहिए। कुल मिला के क्या है, बाधा रहित व्यापार होना चाहिए। आप लोग अगर थोड़ा सा न्यूज पढ़ते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, भारत सरकार ने भी बहुत सारे देशों के साथ क्या है, फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार की संधि कर रखा है। या आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूरोप है ना, तो यूरोप में एक मुक्त व्यापार संगठन होता है, जो इसको यूरोपियन संगठन के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है, बीजा बीजा हो गया, व्यापार हो गया, कामकाज हो गया, उन सबको क्या है, एक देश से दूसरे देश में क्या था, फ्री जाके काम कर सकते हैं। आप देखिए आप लोगों ने देखा होगा 2019-20 में ब्रिटेन में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो ब्रेक्जिट क्या है, ब्रिटेन चाहता था कि उस मुक्त व्यापार वाले संधि से वो अलग होने के लिए क्या ब्रेक्जिट किया था। ब्रेक्जिट मतलब उस मुक्त व्यापार, क्योंकि ब्रिटेन क्या था, जो एक तो विकसित है, और क्या था, जो कम विकसित देश था उनसे क्या था कि जो लोग है वो वहां पे काम करने के लिए आ जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए ब्रिटेन क्या है, इन संधि से अलग हो गया। जैसे भारत क्या है, आसियान के साथ क्या मुक्त व्यापार है भारत का। उसके बाद आप लोग देखे होंगे जापान के साथ मुक्त व्यापार है। तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है टैक्सेस जो होता है ना, जो सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, उनको कम कर देना या बहुत वस्तुओं पर उनको हटा देना। तो ये पहले क्या था, जब राजा महाराजा होते थे तो ये क्या था, ज्यादा हुआ करता था। और दुश्मन देश के व्यापारियों से क्या होता है, और ज्यादा लेते थे, या तो उनका सामान लूट लेते थे। बहुत सारे रीजन था। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले ये बताया कि व्यापार कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी संस्था का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको क्लासिकल इकोनॉमी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको क्या कहते हैं, उसको क्लासिकल इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लासिकल इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी कहा जाता है।
उसके बाद आपको पता कि 1929 में महान मंदी आई, और आने के बाद एक बड़े अर्थशास्त्री था जिसका नाम था किन्स। किन्स ने एक नया अवधारणा दिया था। इन्होंने बोला है कि पूरी तरह से व्यापारियों के हाथ में बाजार को नहीं देना चाहिए। समझिए बात को। इन्होंने ये बताया कि पूरी तरह से यानी कंप्लीटली संपूर्ण तरह से बाजार को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में नहीं देना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या है, जो बाजार है इस पर क्या है, बाजार या जो मार्केट है या जो अर्थव्यवस्था है इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी होना चाहिए। सरकार का क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप भी होना चाहिए। क्यों हुआ था, क्योंकि पहले क्या था, एडम स्मिथ के अनुसार फ्री ट्रेड था, और फ्री ट्रेड के कारण क्या 1929 में क्या था, व्यापारियों ने इतना ज्यादा सामान बना दिया था, जो प्रथम युद्ध विश्व युद्ध हुआ था उस समय के इतना ज्यादा सामान बना दिया था, लोगों को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, लोग खरीदने के लिए क्या था, उनके पास से पैसा तो नहीं था, और वो सामान का क्या है, डिमांड ही नहीं था मार्केट में। तो उससे क्या है, पूरा का पूरा सामान बर्बाद हो गया। तो कभी क्या है, किन्स महोदय ने यह बताया कि बाजार क्या है पूरी तरह से व्यापारियों के हाथों में या पूंजीपतियों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ उसमें सरकार भी उसमें इंटरफेयर कर। जैसे अभी देखिए इसका एग्जांपल अभी अभी वो बता रहे हैं। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज सुने होंगे तो बहुत बढ़िया न्यूज आया है, तो गेहूं की जो कीमत है ना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ गया है। समझिएगा, हमारे यहाँ पे तो 2300 रुपए कुंटल है, और यूरोप वगैरह में क्या गेहूं की जो एक कुंटल है वो 4500 5000 तक पहुंच गया है। अगर देखिएगा, अगर पूरी तरह से अगर ये पूंजीपतियों के हाथ में होता ये व्यापार अनाज वगैरह, तो क्या करता, पूंजीपति भारत से क्या है 2300 रुपए गेहूं खरीदता और 5000 रुपए यूरोप को बेच देता, और यही गेहूं क्या होता, आने वाले 3 महीने बाद भारत में गेहूं की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाता, और फिर भारत में क्या है यही गेहूं 6000 रुपए क्विंटल हो जाता। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी पूंजीपति क्या है बिना सरकार के अनुमति के कोई भी गेहूं को किसी भी विदेशी संस्था के साथ बेच नहीं सकता। आप खरीद के रख सकते हैं लेकिन किसी भारत के बाहर गेहूं नहीं जाएगा, ये सरकार का ऑर्डर हो गया। तो अगर सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आप समझिए कि 3 महीने बाद अगर ये सारे गेहूं अगर बाहर निकल जाता, तो 3 महीने बाद भारत में बहुत बड़ा मंदी आ जाता, कालाबाजारी हो जाता। इसलिए सरकार का क्या है, मार्केट में हस्तक्षेप होना यानी बाजार में हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। दूसरी है, देखिए कुछ उद्योगपति क्या होता है, अपना सिंडिकेट बना लेता है। सिंडिकेट मतलब आपस में क्या होता है, तय कर लेता है कि हम वस्तुओं के दाम इससे कम नहीं रखेंगे। सबसे इसका एग्जांपल है हमारे यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी का। आप लोग देखेंगे इस समय भारत में मेनली 3 टेलीकॉम कंपनी है, मतलब जो दूरसंचार कंपनी है, मोबाइल वगैरह, तो 3 कंपनी है। और 3 कंपनी अगर आपस में गुटबाजी कर ले, आपस में अगर सहमति बना ले कि हम अपना डाटा इससे कम में नहीं बेचेंगे या बढ़ा दे दाम, तो क्या है, सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आम जनता के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कोर एरिया, और देखिए कोर एरिया में 8 वस्तुएं होती है। उन कोर एरिया क्या था, वो हमारे देश के लिए या हर नागरिक के लिए डेली यूज का सामान होता है। उसको अगर इस तरह से दाम अगर तो बढ़ा देंगे या कालाबाजारी कर लेंगे तो क्या होगा, सरकार को दिक्कतें होने लगेंगी। इसीलिए क्या होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में नहीं देना चाहिए। पूरी तरह से क्या ना, ये किन्स ने बताया था, और एडम स्मिथ ने बताया था कि पूरी तरह से मार्केट को क्या पूंजीपतियों के हाथ में दे दो। ये कोई भी चीज क्या है, स्टार्टिंग अच्छा लगता है, लेकिन एक सिक्योरिटी जो पॉइंट होता है ना, एक संतुष्ट जब अवस्था आ जाता है तो व्यवस्था बदलना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है एक जैसा व्यवस्था हमेशा नहीं रह पाती है। तो वही अभी पूंजीपति अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, और मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, वो आपके बारे में आप बात करेंगे। तो एडम स्मिथ क्या है, पूरे विश्व में अर्थशास्त्र के जनक है, और इन्होंने क्लासिकल थ्योरी दिया था, उनके जनक माना जाता है क्लासिकल थ्योरी के जनक। देखिए पहला है आपका पूंजीपति अर्थव्यवस्था।
तो पूंजीवाद से समाज में आप लोगों को कुछ एक खाका टाइप का बन रहा है कि इसमें जो मेन रोल होगा वो क्या है, पूंजीपतियों का होगा। यानी बड़े बड़े उद्योग घराने के जो लोग होंगे उसका इसमें मेनली रोल होगा। देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुनाफा हो। चाहे आप कोई काम करें, मैं कोई काम करूं, कोई भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है जो सांसारिक जीवन में है, वो उनका मेन टारगेट होता है कि उनको मुनाफा हो। तो पूंजीपति भी क्या है, इंसानी है। वो भी अगर कोई कोई काम कर रहा है तो उनका मेन मकसद क्या है, मुनाफा हो। अब देखिए मुनाफा क्या होता है, धीरे धीरे जब उसमें अनैतिकता आ जाता है, इलीगलिटी आ जाता है, तो उसमें बहुत सारा क्या धांधली होना शुरू हो जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पे सरकार का जो इंटरफेयर है वो कम हो जाता है। सरकार बोलता है कि कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, जैसे रक्षा हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, न्यायपालिका होगा, इसको छोड़ के बाकी जो चीज है उन सभी पे क्या है, पूंजीपतियों को दे देगा। देखिए आजकल क्या है, पूंजीपति सब लगभग सब कुछ बना रहे हैं भाई, एरोप्लेन से बना के, हवाई जहाज से, टैंक से लेके सब बना रहे हैं। केवल जो हथियारों में क्या है, एक परमाणु बम है या परमाणु हथियार है, वो अभी तक क्या है, निजी क्षेत्र को नहीं दिया गया। रेलवे को भी पहले निजी क्षेत्र में नहीं था, रेलवे को भी निजी क्षेत्र में दे दिया। इस समय केवल जो परमाणु ऊर्जा है या परमाणु संबंधित जितने भी रिसर्च है वो केवल सरकार के अंडर में है। और ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें प्राइवेट कंपनी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। रोड बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, खाने पीने का सामान तो बना ही रहे हैं, ठीक है, जो विभाग है। तो इन सारे चीजों में क्या है, पूंजीपति लोग लोग भारत में पहुंच गया, और जो अमेरिका वगैरह में तो और ज्यादा इनमें इफेक्ट डालता है। तो पूंजीपति लोग जब यहाँ होगा तो सरकार, देखिए जब पूंजीपति रोड बनाएंगे तो वहां पे सरकार का इंटरफेयर कम होगा। अब देखिए पहले के जमाने में केवल सरकार रोड बनाती थी तो टोल टैक्स नहीं ली जाती थी। आजकल जो रोड आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या था, पूंजीपतियों का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए टोल टैक्स लगा हुआ है। देखिए इस समय जो रोड बन रहा है, जितने भी नेशनल हाईवे वगैरह जहाँ पे टोल टैक्स लगता है, वो जो बना जा रहा है वो एक मॉडल है, बीओटी मॉडल इसे कहते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और इसको क्या है, पीपीपी मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है, पीपीपी मॉडल कहा जाता है। प्राइवेट 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 पब्लिक पार्टनरशिप इसे कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसको कहा जाता है। यानी सरकारी निजी सहभागिता इसको कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी सहभागिता कहा जाता है। इसी से जितने भी ये रोड बन रहा है, इसी से बन रहा है। और इसमें कोई ना कोई उद्योगपति क्या होता है, रोड को बना रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो पूंजीपति इसमें रोड बना रहे हैं वो क्या है, जब तक उन्होंने जितना पैसा लगाए हैं उतना पैसे की जब तक वसूली नहीं होंगे तो वो टोल टैक्स क्या होगा, उस पूंजीपति के अंडर में होगा। जैसे जो भी टोल टैक्स आप लोग को दिखाई देता है वो किसी न किसी क्या है, पूंजीपतियों का टोल टैक्स है, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को बनाने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को क्या फंड दिया है। गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है तो फंड दिया है, और उससे जो क्या होगा, टोल टैक्स वसूल होगा, वो पूंजीपति को पहले मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसी पीपीपी मॉडल पर बनाया गया था, जो ताज एक्सप्रेस वे का नाम आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश में। जो ताज एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसमें बनाया गया था। लेकिन अगर भारत में अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा पुणे मुंबई हाईवे, जो 1991 में बनाया गया था। पुणे, कौन सा है, पुणे मुंबई हाईवे, पुणे मुंबई हाईवे, ये क्या है, भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। ये भारत का क्या पहला एक्सप्रेस वे है। उस समय नितिन गडकरी क्या है, इसी को बनाया था, उनके नेतृत्व में बनाया गया था। आज भी देखिएगा हमारे जो परिवहन मंत्री है वो कौन है, नितिन गडकरी जी है। तो बीओटी का मतलब होता है बनाओ, ऑपरेट करो, और जब आपका टैक्स, आपका पैसा वसूली हो जाए तो उसको सरकार को वापस कर दो।
तो इस मॉडल पे अगर बनेगा तो क्या होगा, देखिए सरकार के पास इतना ज्यादा टैक्सेस और इतना ज्यादा पैसा नहीं होती है कि वो सारे चीजों को क्या बनाए और उसको ऑपरेट कर पाए। इसलिए सरकार ने क्या है, इन उद्योगपतियों को क्या है, पीपीपी मॉडल के आधार पर बहुत सारे काम उनको सौंप रखे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत क्या है 1991 से पहले थोड़ा सा समाजवाद की तरफ भारत का अर्थव्यवस्था झुका हुआ था। और 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, देखिए 1991 में क्या आया था, 1991 में आया था आपका नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, जो डॉक्टर मनमोहन के नेतृत्व में बनाया गया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या था इस समय आपके हमारे देश के वित्त मंत्री थे। तो उनका मॉडल है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके आधार पर एक पॉलिसी बनाया गया था जिसको कहते हैं उदारवादी, निजीकरण और क्या है वैश्वीकरण। उदार उदारकरण मार्केट को क्या बना दीजिए, उदार बना दीजिए, यानी कोई भी देश से कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में आए और क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद क्या है, वैश्वीकरण कर दीजिए कि कोई भी विश्व की कंपनी यहाँ पे आए। उसके बाद क्या है, निजीकरण कर दीजिए, निजी मतलब प्राइवेट के हाथों में क्या है, सरकारी कंपनी को दे दीजिएगा। जो घाटे में जो कंपनी चल रहा है उसको सरकार को दे दिया जाए, या सरकार क्या होता है कोई निजी कंपनी को दे दिया जाए, या तो उसको बंद कर दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रानीबाग का जो एचएमटी फैक्ट्री है, घड़ी बनती थी पहले रानीबाग में, वो बंद क्यों हो गया है, क्योंकि वो घाटे में पहुंच गया था। क्या पहुंच गया था, घाटे में। इस मॉडल को क्या कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है। ये गैस वाला एलपीजी मत समझिएगा। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था उदारीकरण, दूसरा था आपका निजीकरण और तीसरा था आपका वैश्वीकरण। देखिए जरूरत क्यों था पहले समझ लीजिएगा। देखिए जब भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि यहाँ पे कोई भी कंपनी आए वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट ना कर पाए। 100 जो करोड़ रुपए है उससे ज्यादा इन्वेस्ट ना कर पाए। और जो बड़े बड़े जो कंपनी था, विदेशी कंपनी था, उनको भारत में आने से प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा था, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या है, कंपनी के रूप में आया और भारत में लगभग 200 साल तक राज किया। तो भारतीय जो नेता थे उस समय, उनके मन में ये डर था कि कई कोई विदेशी कंपनी को भारत में लाए और वो कंपनी फिर से भारत को गुलाम ना बना देगी। तो पहले डर तो ये था। और दूसरा डर ये था कि उस समय भारत के पास क्या था, भारत में गरीबी बहुत ज्यादा था, अशिक्षित था। तो इसमें क्या है, कुछ भारत के जो लोग थे उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि इतना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाए। एजुकेशन बहुत लो स्तर पर था। लेकिन क्या हुआ, 1991 आते आते क्या हुआ कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। और क्या भारत के जो सोना है उसको क्या विश्व बैंक में गिरवी रख के क्या भारत के अर्थव्यवस्था को चलाना था। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुने होंगे कि ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत में लाया गया है। ये सोना कहाँ का था, ये 1991 में क्या है ब्रिटेन के बैंक में सोना दे के वहां से कर्जा लिया गया था। समझ लीजिएगा। तो कर्जा लेके जब आया तो उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने एक नया पॉलिसी बनाया था। उन्होंने बोला कि मार्केट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया जाए। ओपन मतलब कोई भी व्यक्ति आए और भारत में इन्वेस्टमेंट करे। दूसरी बात क्या है, उदार कर दिया जाए। यानी उदार का मतलब देखिए आजकल आप लोग सिपकुल देख रहे हैं ना, इसको उदार नीति कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए सिपकुल में बिजली पानी रोड वगैरह क्या है सरकार की तरफ से पहले मुफ्त दिया जा रहा है, गारंटी शुदा दिया जा रहा है कि बिजली जब 24 घंटे क्या इंडस्ट्रियल एरिया में रहेंगे, चाहे पब्लिक को मिले चाहे ना मिले। रोड बढ़िया बन गया, देखिए जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के रोड देखिए आप लोग। उसके बाद क्या है, यातायात के साधन बढ़िया कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इसको कहते हैं उदार करना। उदारकरण कर दिया गया और इससे क्या जो कंपनियां हैं वो क्या है आए। अब बताइए पंतनगर या रुद्रपुर या सिकरगंज में कंपनी क्यों आए हैं, इसलिए आया कि यहाँ पे क्या है बिजली पानी रोड वगैरह सस्ता कर दिया, जमीन सस्ता कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे आया। तो इसको कहते हैं उदार नीति कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, उदार नीति। तो इनके माध्यम से क्या विदेशी कंपनी यहाँ पे आता है।
तो पूंजीपति जो अर्थव्यवस्था होता है, इन सभी चीजों में क्या होता है, इन चीजों को क्या होता है, ध्यान रखा जाता है कि उदारीकरण होना चाहिए, सरकार का कम हस्तक्षेप हो। नहीं, कम हस्तक्षेप तब होगा जब निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्वीकरण हो, वैश्वीकरण का मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी भी देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस देश के पॉलिसी के अनुसार। और यहाँ पे जो सरकार है ना, सरकार का जो हस्तक्षेप होगा वो कम से कम होगा। सरकार का हस्तक्षेप क्या होगा, कम होगा, हस्तक्षेप कम होगा। जैसे अभी रोड के बारे में आपको बताया, रोड क्या है, रोड में देखिए सरकार का जो टोल टैक्स है, वहां पे जितने भी लोग हैं ना, वो एक भी सरकार के लोग नहीं है, समझ लीजिएगा। वो क्या है, जिस कंपनी ने उस रोड को बनाया उसी के लोग हैं। वहां पे देखिए मार्शल वगैरह रखे रहते हैं जो टोल टैक्स नहीं देते, मारपीट करते उसके लिए। तो ये सारी व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती है। सरकार क्या है, प्रत्येक काम नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें क्या होता है, निजी यानी जो व्यापार और जो संपत्ति होता है वो निजी कंपनी के स्वामित्व में होता है, सरकार के नहीं होते। देखिए अभी लिखा है सरकार के नहीं होता है। पूंजीगत अर्थव्यवस्था को क्या है, लाइसेंस फेयर अर्थात राज्य द्वारा क्या, देखिए गैर हस्तक्षेप, हस्तक्षेप से कम करते हैं। और इसकी अवधारणा किसने दिया था, देखिए अभी आपको पता ना, एडम स्मिथ ने दिया था। किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया। और इसमें क्या है, ऐसी अवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना, इसका निर्णय क्या करता है, बाजार करता है। इसका निर्णय क्या करता है, बाजार। देखिए आजकल आप हम जो भी मार्केट से सामान खरीदते हैं ना, वो उसका निर्धारण कौन करता है, बाजार करता है। लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें थोड़ा सा अब एक चीज और जान लीजिए। जैसे क्या है, आप जो पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो पेट्रोल भी क्या है, आजकल निजी हाथों में चला गया, उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। आप लोग राशन के दुकान से जो अनाज खरीदते हैं ना, वो क्या है, सरकार के अंडर है। उसका अगर कीमत बढ़ेगा तो वो सरकार बढ़ाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो रोड में जो रोड टैक्स है या टोल टैक्स है वो सरकार नहीं बढ़ाती। अभी देखिए टोल टैक्स को 10% बढ़ा दिया गया, ये सरकार नहीं बढ़ा रही है, समझ लीजिएगा। क्योंकि बाजार निर्धारित करें कि बाजार में जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा या महंगाई बढ़ती है वो सब बढ़ती जाएगी, ठीक है। और पूंजीगत अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें तो कीमतें का जो मांग और जो, देखिए यहाँ पे पूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। जिन चीजों की मांग होगा उसकी क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। जिसकी क्या है, मांग नहीं होगा मार्केट में, उसकी क्या है, कीमत कम हो जाएगा। जैसे देखिएगा, जब अनाज मार्केट में आता है तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो अनाज का दाम कम हो जाता है। जैसे क्या होता है, अभी बरसात का सीजन आ जाएंगे तो देखिएगा अनाज का दाम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कि उस समय क्या है, मांग ज्यादा हो जाएगा और क्या, सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार है तो सरकार देखिए क्या करता है, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मांग पूर्ति पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पर निर्भर नहीं करता। वो सरकार चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर महीने 5 किलो अनाज दे ही रहा है। तो इसलिए क्या था, इसको क्या है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था नहीं कहते, उसको समाजवाद अर्थव्यवस्था। जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है उसको समाजवाद कहते हैं, और जहाँ पर निजी क्षेत्रों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं समाजवाद को, देखते हैं। और देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्या बोला जाए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है, तो वो है अमेरिका। इसलिए देखिए अमेरिका में क्या होता है, बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है सब अमेरिका में है। अब देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी बड़े बड़े हैं ये सब कहाँ है, अमेरिका में है, ऑपरेट होता है। दूसरा है समाजवाद। देखिए समाजवाद में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे सरकार का क्या होता है, सरकार की हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर ज्यादा होता है, अधिक होता है। जैसे अभी आपको राशन का दुकान की बात बताया हूँ, राशन के दुकान में जो भी निर्धारण किया जाएगा वो सरकार करेगा। तो बरसात हो, गर्मी हो, मौसम हो, कुछ भी हो, उसका जितना प्राइस होगा उतना ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मार्केट के हवाले चले जाएंगे तो क्या होगा, ये अनाज का दाम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा हर महीना। दूसरी बात है, सरकार क्या होता है,
बैंक चलाती है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टेबल होता है। लेकिन बहुत सारे जो साहूकार लोग होते हैं, महाजन होते हैं, जो निजी क्षेत्र के लोग उधार में पैसे देते ना, उनका देखिए क्या क्या होता है, कभी भी ज्यादा, अगर डिमांड ज्यादा हो गया तो ब्याज बढ़ा देता है, अगर डिमांड कम हो जाता है तो ब्याज घटा देता है, ये सारी चीज होता है। तो इसमें क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन और मूल्य क्या होता है, सरकार के प्रमुख कार्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध यहाँ पे समाजवाद में क्या होता है, जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका आधार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन होता है यहाँ पे। ये उत्पादन करना आसान होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करना कठिन होता है। आप बोले ये कैसे बात हुआ, उत्पादन करना आसान होता है और डिस्ट्रीब्यूशन करना में कठिन कैसे होता है। आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी अनाज उत्पादन होता है ना, उसका 40% क्या होता है, सबको अगर दुनिया में अगर भोजन दे भी देंगे तो 40% अनाज बच जाता है, फिर भी लोग भूखे क्यों हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अभी देखिएगा सूखा हो रहा है भारत में, बहुत जगह जगह क्षेत्र में क्या होता है, लोग भूखे भी मर रहे हैं। और जो अफ्रीकन कंट्री में देखिए बहुत ज्यादा भूख है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, उत्पादन करना उतना कठिन नहीं है जितना डिस्ट्रीब्यूशन करना उतना कठिन है। डिस्ट्रीब्यूशन में कठिनाई इसलिए होता है कि उसमें एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई चेन में क्या होता है, लोगों का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखे होंगे स्कूल में मिड डे मील में कितना बड़ा धांधली होता है, वितरण की कमी के कारण होता है। सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, पूरा मानक बने हुए हैं, स्टैंडर्ड मानक बने हुए हैं कि कितना एक बच्चे को कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना क्या मिलना चाहिए, क्या वास्तव में मिलता है, नहीं मिल पाता है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बहुत सारे स्कूल का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा कालाबाजारी होता रहता है, टीचर और जो ज्ञान प्रधान होता है उससे मिल करके। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वितरण में दिक्कत है। अब देखिए सबसे बढ़िया है इस समय छत्तीसगढ़ और दिल्ली का जो स्कूल में मिड डे मील है सबसे बढ़िया दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस है, पीडीएस मतलब जो राशन का दुकान है, वो उसका सबसे बढ़िया काम आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और दिल्ली में क्या है, मिड डे मील बहुत बहुत बढ़िया होता है। दिल्ली में जो मिड डे मील है वो पैकेजिंग करके क्या होता है, निजी एनजीओ को दिया गया है और एनजीओ के माध्यम से स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, स्कूल में पकाते नहीं है। और इससे क्या होता है कि एनजीओ का क्या होता है, पूरी तरह से निगरानी, जीपीएस सिस्टम से उस पर निगरानी की जाती है, तो पूरी ऐसे ठीक हो जाएगा, उसमें क्या धांधली कम से कम होता है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें क्या है, एनजीओ के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें क्या है, कालाबाजारी कम होता है। जहाँ पे राशन के दुकान है वहां पे क्या होता है, अभी गांव में आप लोग देखे होंगे कि कल आना परसों आना नहीं है, अनाज खत्म हो गया, गिर गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे क्या बहानाबाजी चलता रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, लोग ज्यादा गरीब रहते हैं या भूखे रहते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो तो क्या है, अनाज की दुनिया में कमी नहीं है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन उन सही हाथों में नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इसका दिक्कत तो क्या है। जो आप लोग देखे होंगे चाइना में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बहुत अच्छा है। अब बोले क्यों है, कि चाइना में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। या रशिया का अर्थव्यवस्था कैसा है, समाजवादी है। या क्यूबा का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है, समाजवादी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होने में क्या होता है, सरकार क्या होता है, जो जीवन के जरूरत के जितने भी साधन होते हैं उन पर क्या होता है, सरकार उसका वितरण करती है। जैसे आप चाइना में चले जाएंगे तो वहां पे क्या है, शिक्षा से लेके, खाना से लेके, रहने से लेके, हेल्थ से लेके, पब्लिक जो क्या कहता है परिवहन से लेके, सब क्या फ्री होता है। ये सब फ्री है तो इसलिए वहां पे सैलरी भी बहुत कम होता है। वहां पे क्या होता है, सैलरी कम होता है। तो इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, यानी राज्य कर रही है। तो राज्य अगर करेंगे तो वहां पे क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। और हमारे यहाँ पे क्या है, जब सरकारी कर्मचारी इसको करेंगे तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा, क्योंकि सबको क्या है, मुनाफा चाहिए, सबको भोजन चाहिए, सबको चाहिए। तो उनको कभी, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो क्या होता, खाना खाने के बाद भी भूख लगती है। तो इसलिए समझ लीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो वितरण का जो मेन मुद्दा होता है, जो सबसे कठिन चीज होता है, वो सरकार के हाथ में होता है। इसके हाथ में, आप लोगों ने पहले सुने होंगे कि हमारे यहाँ पे सरकारी कंपनी हुआ करता था, जिसको आजकल हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा जाता है।
वो क्या था, कोको कोला से लेके साबुन वगैरह सब कुछ वही कंपनी बनाती थी, उसकी अलग अलग ब्रांचेस थी। तो उस समय क्या था, सरकार के अंडर में था, और उससे क्या होता, सरकार उसका पूरा वितरण करती थी। लेकिन देखिएगा, समाजवाद में क्या हो जाता है कि जो वस्तुएं होती है वो सर उसकी क्वालिटी गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होता। जैसे देखिएगा, पीडीएस सिस्टम में जो अनाज आपको मिल रहा है ना, वो आपको कंपलसरी है कि उसी एक ही दुकान से खरीदना पड़ेगा, चाहे वो अनाज कैसा भी हो, सड़ा गला हो, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर वहीं पे क्या होता है, पूंजीवाद होता है, तो 10 दुकानें होते, 10 दुकान देख के आप मार्केट में जाके क्या है, सामान खरीदते हैं। लेकिन पीडीएस के दुकान में क्या होगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा है वैसा ही लेना पड़ेगा। तो समाजवाद में क्या होगा, क्वालिटी का अंतर आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, इसका जो सामान जो उत्पादन होता है ना, उसमें लागत ज्यादा लग जाता है। क्या होता है, लागत बहुत ज्यादा लगता है। तो रशिया का जो बर्बाद होने का मेन कारण यही था कि रशिया देखिए पहले बहुत ज्यादा विकसित देश हुआ करता था, उसके बाद वो डाउनफॉल क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे जो सार्वजनिक के काम करने वाले जो लोग थे, उनमें क्या था, वस्तु का उत्पादन करने में क्या था, ज्यादा पैसा खर्चा होने लगे, और उसका दिक्कत हुई है। भारत में भी क्या है, 1991 आते आते भारत का हालत, भारत का जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था खराब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे निजी, अब मानिएगा जो सरकारी कर्मचारी है, वो चाहे काम करे चाहे ना करे, उनको सैलरी पूरा देना ही है। लेकिन क्या है, अगर निजी सेक्टर हो गया और उसने टारगेट डिसाइड कर दिया कि आपको 10 टायर बनाना है रोज, तभी आपको सैलरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तभी क्या होगा, 10 टायर बनेगा ही बनेगा। और भारत में थोड़ा सा क्या है, ये कल्चर क्या है, अंग्रेजों के जमाने से कल्चर आ रहा है कि कोई भी चीजों का हड़ताल करने का मतलब होता है उत्पादन बंद कर देना। आप लोग जानते होंगे कि जापान में क्या होता है, वहां पे अगर हड़ताल होती है ना, तो उत्पादन बंद नहीं होता है, वो एक वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर देता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हड़ताल होने पर क्या होता है, कार्य करना ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अंग्रेजों के समय पे हमारे यहाँ के जो लोग थे या नेता थे, वो यही बताते थे, तो लोगों में वो चीज आ गए है। जापान वगैरह में क्या था, हड़ताल होती है तो मान लो कोई कार कंपनी है, तो कार कंपनी में अगर हड़ताल हो गया, तो कर्मचारी कंपनी आना बंद नहीं करेंगे, कंपनी आएंगे, और वो क्या करेंगे, कार के दूसरे सामान को छोड़ के केवल एक सामान बना देंगे। जैसे मान लो टायर बना दिया, इंजन बनाना बंद कर दिया, बाकी चीज बनाना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो मालिक होता है वो मजबूर होकर क्या होता है, उन कर्मचारियों की बात को सुनना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी में हड़ताल का मतलब होता है उत्पादन बंद नहीं करना होता है। धन्यवाद। देखिए इसमें क्या है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सब कुछ दिया जाता है इसमें। स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, सब कुछ जैसे चाइना वगैरह में दी जाती है। देखिए जो सरकारी कर्मचारी है, उनको घर वगैरह जो दी जाती है ना, ये सब क्या है, ये समाजवाद का उदाहरण है। जो सरकारी कर्मचारी होता है उनको घर दी जाती है, उनको पीए डीए जो भी जितने भी अलाउंस वगैरह मिलता है उनको दी जाती है। उसके बाद घूमने के लिए उनको दी जाती है, सरकारी जो ऑफिसर होता है। तो ये सारी सुविधा क्या है, समाजवाद का उदाहरण है। अब देखिए तीसरा जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी। देखिए मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का समावेश होता है। जैसे भारत का जो अर्थव्यवस्था ना, वो क्या है, पूंजीवाद है। समझिएगा, भारत का अर्थव्यवस्था कैसे है, सॉरी पूंजीवाद कह रहा हूँ, मिश्रित है। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आपका चीन का हो गया, रूस का हो गया, क्यूबा का होगा, ये क्या है, समाजवाद। देखिए भारत में क्या है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का क्या है, विशेषता पाई जाती है या सहअस्तित्व पाई जाती है। जैसे अभी आपको बताया, जो पीडीएस सिस्टम है वो क्या है, समाजवाद का उदाहरण है। या जो सरकारी नौकरियां है, या सरकारी लोग जो उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, वो क्या है, आपका समाजवाद है। अडानी अंबानी जो है, ये किसका उदाहरण है, पूंजीवाद का उदाहरण है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये जरूरी भी है। निश्चित अवस्था होना भी क्या है, जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, सरकार को इंटरफेयर करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कोरोना काल में देख लीजिएगा, कोरोना काल में अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करती तो कैसे होता। अगर मान लेते कि सभी चीज अगर क्या प्राइवेट के हाथों में छोड़ देते, तो वैक्सीन कौन बनाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज कंट्रोल है, या यातायात जो लोग फंसे हुए थे उनको लाना ले जाना कौन करते। तो इसलिए क्या होता है, दोनों
व्यवस्था जहाँ पे होती है, यानी पूंजीवाद और समाजवाद जो दोनों विशेषता जिसमें होती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें देखिएगा पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषता पाई जाती है। निश्चित अर्थव्यवस्था में बाजार और सरकार दोनों अर्थव्यवस्था की प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाजार संसाधनों के आवंटन और मूल्य निर्धारित करते हैं। देखिए बाजार जो है ना, वो संसाधन में रिसोर्स के क्या आवंटन और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि सरकार क्या होता है, अर्थव्यवस्था को विनियमित करके रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। सरकार क्या करता है, रेगुलेट। जैसे क्या होता है, अभी आपको पता है टोल टैक्स, टोल टैक्स जो लिया जा रहा है वो कौन ले रहा है, ये ले रहा है कोई निजी कंपनी ले रहा है। लेकिन कितना लिया जाए टोल टैक्स, कितना टोल टैक्स लिया जाए, इसका निर्धारण कौन करेगा, सरकार करेगी। ध्यान देखिएगा, कितना लिया जाएगा वो सरकार करेगी, लेकिन टोल टैक्स वसूलने का जिम्मेदार किसका है, निजी कंपनी को है। लेकिन कितना, वो सरकार के हाथ में है। जैसे आप फोन चलाते हैं, फोन चलाने में जो आप उसका रिचार्ज करने में जो पैसा देते हैं, वो क्या है, निजी कंपनी उसको ऑपरेट करता है, लेकिन कितना सरकार निर्धारित करेगा। आप लोगों ने बीच में, आप लोगों ने सुना होगा कि फोन कॉल बहुत कट जा रहा था, ड्रॉप कॉल हो जा रहा था। जो एक संस्था है जो दूरसंचार कंपनी में होता है, जिसको ट्राई कहा जाता है, वो क्या होता है, जितने भी दूरसंचार कंपनी होता है इनको रेगुलेट करता है। तो उन्होंने क्या है, एक वो क्या सरकारी संस्था है, वो उन्होंने बोला कि जितने टाइम के लिए कॉल ड्रॉप होगा उसी हिसाब से क्या कंपनी को क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो जब ये जुर्माना लगा दिया उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, सही कर दिया, अब कॉल ड्रॉप नहीं होता है। तो ये सारे क्या का, सरकार का इंटरफेयर बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हर कोई मुनाफा कमाने के लिए आया हुआ है। आप लोग जानते हैं ये जो सीमेंट कंपनी है, ये भी बहुत कम लोगों के पास सीमेंट कंपनियां हैं। तो ये लोग एक क्या कर कार्टेल बना लेता है। कार्टेल का नाम सुने होंगे आप लोग। कार्टेल होता है आपस में गुटबाजी करके किसी वस्तु का दाम को क्या है बढ़ा देना। तो इसको निर्धारित कौन करेगा, सरकार करेगी। नहीं तो क्या होगा, ये सब पूंजीपति लोग क्या होगा, आम जनता को खा जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, निश्चित अर्थव्यवस्था भी क्या है, सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या होता है, गुण इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी अच्छा काम करता है तो सरकार अगर विपरीत सरकार बन जाए तो उसमें क्या होता है, उस पूंजीपतियों का विकास कमजोर पड़ जाएगा। और सरकार जब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो सरकार का क्या लागत भी क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी क्या होता है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो कुल मिला के क्या होता है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो है निश्चित अर्थव्यवस्था, इसको आप लोग जान लेंगे। ठीक है, अमेरिका का पूंजीवाद